Okay, guys, let's begin doing these questions. सही है? When your diaphragm contracts, okay, the pressure in the chest cavity is lowered below atmospheric pressure, and air is forced into your lungs. Okay, I hope you understand what I just said. ठीक है? Because you guys are going to be doing this question. The diaphragm contracts and the lung capacity increases by 20%. Okay, 20% increase हो जाती है. State two assumptions you would need to make to calculate the new pressure in the lungs if the initial pressure is known. What would be the two assumptions that you're going to be using? Exactly. Number one जो इसका होगा, मैं A पार्ट का मैं इधर ही लिख लेता हूँ. सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर should be constant. Temperature is constant. ये हमारे पास एक assumption हो जाएगी. देखो बात ये मैं भी अभी समझ में आ जाएगा. Listen to me very carefully. इसने मुझे बोला है calculate the new pressure in the lungs if the initial pressure is known. So far हमने जितनी भी calculations वगैरह की थी, जितना भी हमने चीज़ें समझी थी, they were all based on simple idea कि we are dealing with ideal gases. और आइडियल गैसेस में आपको पता है कि अगर प्रेशर पहला वाला निकालना है, इफ आई नो द वॉल्यूम, सो ऑब्वियसली आई नीड टू कीप टेम्परेचर एज कांस्टेंट, राइट? सही है. अच्छा, एक तो मेरे पास मेजर अजम्पशन ये थी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दिस व्हाट अबाउट द सेकंड मेजर अजम्पशन? सेकंड अजम्पशन क्या होनी चाहिए? दैट वी आर डीलिंग विद आइडियल गैसेस. ठीक है, वी अज्यूम air as an ideal gas. सही है? What do you think? Otherwise हम लोग यूज नहीं कर सकते. अगर आइडियल गैस नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? Because all the equations that we have derived so far are based on the fact that we are dealing with ideal gases. जी किसको? अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा इधर देख लो. ये कह रहा है the diaphragm contracts and the lung capacity increases by 20%. State two assumptions you would need to make to calculate the new pressure in the lungs if the initial pressure is known. Obviously, if you know the initial pressure and you are trying to predict the new pressure, तो वॉल्यूम शायद पहला पता होगा, बाद में 20% उसने बताया इंक्रीज हुआ है, तो फिर आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाओगे. उसके लिए मेजर अजम्पशन क्या होती है? एक तो सबसे पहले उसकी जो मेजर अजम्पशन होती है, टेम्परेचर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. द सेकंड मेजर अजम्पशन इज दैट second major assumption is that we assume that air is an ideal gas, right? ठीक है? Is that clear? ये बात समझ में आ गई? ये तो ठीक है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन था. अब जरा इधर देखो, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, वरना कुछ नहीं हो पाएगा. लुक एट द क्वेश्चन. मैं पहले रीड कर लेता हूं, इधर देख लो बेटे. द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन अ टिपिकल ब्रेथ इज दिस. सो इट इज अपेरेंट दैट द वॉल्यूम इज गिवन टू यू. हमारे पास यहां पर वॉल्यूम गिवन है, यू कैन सी दैट. एंड एन अडल्ट takes about 25 breaths per minute, यानी 25 breaths ले रहा है 60 seconds के अंदर. एक ये कैलकुलेशन हो जाएगी. Show that the mass of the air taken into the lungs each second is about this. यानी ये आपको प्रूफ करना है कि you would reach this value. Density of the air is given to you. I have highlighted all the important values. Can you pull this question off yourself? मैं चाहता हूं ये खुद करो तो पता चले कि क्या होता है. अच्छा, लेट मी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इधर देखो. द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन अ टिपिकल ब्रेथ इज दिस. यानी एक सांस के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर उसने इनहेल किया, ये भी आ गया. वी ऑल्सो हैपन टू हैव द डेंसिटी ऑफ द एयर विथ अस. वी हैव द डेंसिटी ऑफ द एयर. क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इसका मास निकाल सकता हूं? तो सबसे पहली चीज है अप्लाइंग सिंपल एवरीडे मैथमेटिक्स. द मास ऑफ एयर, मास ऑफ वन ब्रेथ, मैं इधर लिख रहा हूं, पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, वन ब्रेथ, ताकि आप फॉलो भी कर सको, शुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो हमारे पास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 1.2 into
2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यहां तक पहुंच गए। अगर आपने ये किया तो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, 1.2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, and this gives me a value of 3 into 10⁻⁻⁴. So एक सांस का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 3 into 10⁻⁻⁴ kg। यहां तक भी पहुंच गए, सही है। उसके बाद जरा सिंपल कैलकुलेशंस देखो, इसने लिखा है 25 ब्रेथ्स इन 60 सेकेंड्स, अग्रीड लिखा हुआ था ये, 1 मिनट में बोला है ना, तो 60 सेकेंड्स हो गए। तो एक सेकंड के अंदर कितनी ब्रेथ्स लेगा? सो लेट दिस बी x ब्रेथ्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 25 डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस कम्स एज 0.42, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन 1 सेकेंड 0.42 ब्रेथ्स आर टेकन, ओके, ब्रेथ्स आर टेकन, यहां तक भी पहुंच गए। तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, 1 ब्रेथ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ kg। सो 0.42 ब्रेथ्स इज इक्वल टू whatever value that we get. So let's just calculate this thing. मैंने कैलकुलेटर वाला वर्जन यूज करो, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻⁴ किया, and this comes out as 1.25 into 10⁻⁻⁴ kg, right? अब इसने हमें बोला है कि यार इधर देखो, listen to me very carefully. The question wants कि हमारे पास should be about this value, and if we round it off to 1 SF, this is actually proven, सही है। So this is roughly equal to 1 into 10⁻⁻⁴ kg. So prove कर लिया हमने, सही है। This is हमारे पास जो ये आया है, ये बेसिकली आया है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? इधर देखो, एक मिनट जरा मेरी बात सुनो। ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैंने केजी में लिखा है, बट दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन 1 सेकेंड, राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 1 सेकेंड में है, तो इसका मतलब है कि इन 1 सेकेंड भी मैं इधर लिख लेता हूं, ताकि हो सकता है फ्यूचर में यूज कर सकूं इसको। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, डेल्टा m ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको। ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ऑल्दो हमारा आंसर आके जो था वो यहां पे खत्म हो गया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने ये स्टेप एडिशनल किया है, हो सकता है आगे यूज हो, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, इज दैट क्लियर? सो ये वाला जो पूरा सवाल था जो मैंने अभी बी का पार्ट 1 किया, दैट इज ऑल एवरीडे मैथमेटिक्स, कोई खास इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। वी नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ जो अभी हमने कोई फॉर्मूलाज बनाए थे वो नहीं किए थे, ऑल्दो द थिंग रिक्वायर्ड दैट यू यूज योर हेड। अब जरा इसका पार्ट बी, जरा पार्ट 2 इसका जरा देखो, वो क्या कहता है, जरा इधर देखो। बॉडी टेम्परेचर इज 37.6 डिग्री सेल्सियस, ओके, and the temperature outside the body is 20 degrees Celsius, right? Your target is to calculate the rate at which energy is used to warm up air up to body temperature. That means you need to calculate the rate at which energy is used. Rate at which energy is used का मतलब क्या होता है? Rate of energy, rate of change of energy को क्या बोलते हैं? Power, right? So our major target is to find the power, right? ऐसा ही होगा? Do you understand this part? अच्छा, अब आप एक काम करो, सबसे पहले ये वाला जो सवाल है ना, ये आप सोलो क्वेश्चन लिख लो अपने पास, और ये वाली वैल्यू हम लोग यूटिलाइज करेंगे टू डू समथिंग अबाउट दिस। मैं करा दूं क्या क्वेश्चन डायरेक्टली? अच्छा इधर देखो जी, लिख लो प्लीज, बिकॉज ये अच्छा सवाल हो। लिसन, body temperature is 37.6 degrees and the temperature outside the body is 20 degrees Celsius. You need to find the power used to warm up air up to body temperature. ठीक है, मतलब हमें increase करना है। अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इधर देखो, listen to me very carefully. ये वाला सवाल अगर मैंने इधर रखा, I hope you can still read this question. नहीं भी रीड कर सकते हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, मेरा मेजर टारगेट है, मुझे तो ये निकालना है ना, तो देखो डेल्टा ई
ओवर डेल्टा टी निकालना है मुझे, दैट इज माई प्राइम टारगेट, राइट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखो डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी को क्या हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज, वी नो दिस इज पावर, राइट, ये तो पावर है मेरे पास। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू दिस, लेकिन डेल्टा ई जो है वो हमें पता है एम सी डेल्टा टी के बराबर होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एम सी डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको। लेकिन फिर मुझे एक इसमें मसला ये आ रहा है कि मैं इधर जो है डेल्टा टी मैंने जब नीचे लिखा है तो मैं इधर डेल्टा टी लिखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी डिफरेंट चीज है। हाउ अबाउट दिस कि मैं इधर डेल्टा थीटा लिख दूं, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। अब एक चीज और जरा नोटिस करना, एक चीज और जरा नोटिस करना कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, मुझे एक बात बताओ, एमसी डेल्टा टी डेल्टा थीटा अगर मैं बोलता हूं तो ये तो सिर्फ एनर्जी होता है, मैं पावर कैसे बनाऊंगा? जरा मेरी बात सुनो, जरा मेरी बात सुनो। वी ऑलरेडी हैव द आंसर विद अस कि मैंने पहले ये वाला जो चेंज इन मास निकाला था ये कितने सेकंड्स के लिए था? 1 सेकंड के लिए था। तो रियलिस्टिकली जो मेरे पास अभी जो वैल्यू आई थी ये 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड था या नहीं था? तो बेसिकली वी ऑलरेडी हैव दिस। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि इसी की जगह पे मैं डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी लिख सकता हूं, ये वैल्यू हमारे पास है, सिंपल एज दैट है। अब ये डायरेक्ट पावर बन जाएगा हमारे पास। तो जरा इधर देखो, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ kg पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 1000 गिवन है हमारे पास एयर की, और चेंज इन जो टेम्परेचर है, मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास जो है वो कोई मसला नहीं होता, 37.6 माइनस 20 कितना 17.6 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डिग्रीज में है आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करोगे दैट शुड इनएविटेबली गिव यू एन आंसर इन केल्विन्स। यहां तक भी पहुंच गए। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 2.2 क्या जूल्स पर सेकेंड, या मैं इसको कह सकता हूं 2.2 वॉट्स। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, दोबारा समझाता हूं गाइस। सो ये बात तो क्लियर हो गई। अब लेट्स अटेम्प्ट अनदर क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, जरा इधर देख लो। दिस इज मोर गियर्ड टूवर्ड योर P5, माइंड यू P5 की तरफ ज्यादा गियर्ड होगा क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं। अ स्टूडेंट uses the apparatus shown to investigate the relationship between pressure and volume of a gas. Okay, यहाँ तक पहुँच गए। So look at this setup. यहाँ पर हमारे पास एक तरफ ट्रैप्ड एयर है, स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है, ऑयल रखा हुआ है, ऑयल रिजर्वॉयर है। वी कैन सी दैट, राइट? सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। अब जरा इधर देखो, एयर इज ट्रैप्ड इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं इसमें जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वुड बी वर्थ इट एज द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ द ट्रैप्ड एयर इंक्रीजेस। ओके, ये बात समझ में आई? ठीक है। The student collects data and plots the following graph. ठीक है, उसने ये वाला बताया, ग्राफ बनाया। ठीक है, लुक एट दिस ग्राफ। इसमें हमारे पास प्रेशर है और लेंथ ऑफ ट्रैप्ड एयर जो है, यू कैन क्लियरली सी समथिंग इज हैपनिंग विद दैट। वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है तो देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर एज वेल, राइट? यहां तक भी पहुंच गए। दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि एयर इज ट्रैप्ड इन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज इंक्रीज्ड द लेंथ ऑफ द ट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस। ये बात समझ में आई? सही है। मतलब जैसे जैसे हमारे पास, यू कैन क्लियरली सी दैट इन दिस डायग्राम, जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास लेंथ ऑफ जो ट्रैप्ड एयर है वो कम होती जा रही है। कैन यू सी दैट? रिवर्स में अगर देखो तो नजर आ रहा है ये बात? सही है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा देयर इज अ प्रॉब्लम। यहां पर जो प्रेशर गिवन है वो किलो पास्कल्स में गिवन है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड देन अगेन द लेंथ ऑफ ट्रैप्ड एयर इज गिवन टू अस इन सेंटीमीटर्स, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कन्वर्जन अगर सही नहीं करोगे तो देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर।
अब जरा सुनो, इधर देखो, सवाल आया, स्टेट द वेरिएबल्स दैट शुड बी कंट्रोल्ड इन दिस इन्वेस्टिगेशन। अब जरा सुनो, एक मिनट, जरा इधर देखो, स्टेट द वेरिएबल्स दैट शुड बी कंट्रोल्ड इन दिस इन्वेस्टिगेशन। पेपर 5 जब करोगे ना, उसका जो क्वेश्चन 1 होता है ना, उसके अंदर वेरिएबल्स का जिक्र आता है। तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने पेपर 5 का क्वेश्चन 1 का एक पार्ट तो उसने बता दिया कि इस तरह का अगर पर्टिकुलर सवाल आ जाए तो उसमें कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होंगे। नंबर 1, जिसको हम लोग कभी भी छेड़ नहीं सकते, दैट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। तो नंबर 1 मेरे पास क्या चीज होगी, स्टेट द वेरिएबल दैट शुड बी कंट्रोल्ड इन दिस इन्वेस्टिगेशन। टेम्परेचर नंबर 1, और एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड, यानी मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं मास ऑफ द एयर, ये भी तो लिख सकते हैं, राइट? मास ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एयर या नंबर ऑफ मोल्स या व्हाटएवर। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप्ड, या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं मास ऑफ एयर, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा खैर यहां तक तो पहुंच गए। अब ये जरा इसको सवाल को सुनो। थ्योरी सजेस्ट फॉर द एयर ट्रैप्ड इन द ट्यूब the pressure P is inversely proportional to the volume. Okay, which makes sense. Yani P is inversely proportional to the volume, which is actually Boyle's law. Use the graph to show that this relationship is correct. 4 mark का सवाल है, state an assumption that you are making. How will you use this graph to actually prove this thing? Achha guys, listen. B part, theory suggests that for the air trapped in the tube, the pressure P is inversely proportional to the volume, which signifies that we are using Boyle's law, right? Use the graph to show that the relationship is correct. State an assumption you are making. अब सबसे पहली चीज है कि हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ वॉल्यूम का नहीं है, ये बेसिकली प्रेशर अगेंस्ट लेंथ ऑफ एयर का है। अग्रीड? सही है, प्रेशर अगेंस्ट लेंथ ऑफ एयर का है। हम लोग यहां तक भी पहुंच गए। फिर इसके बाद फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो फिर इसका मतलब हुआ कि मेजर असम्पशन ये है, मुझे पता है क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट चेंजिंग, तो वैसे होता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, या मैं इस 1/v की जगह पर लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकता हूं। इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि फाइनल रिलेशनशिप ये बन जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप बना तो मुझे ये पता है कि PL शुड बी कांस्टेंट। मैंने फिर क्या किया, ग्राफ पे गया, ग्राफ पे जाके 2 ऐसे पॉइंट्स निकाले जो मेरी मर्जी के थे, 2 ऐसे रैंडम पॉइंट्स निकाले, इन दोनों की मैंने जो है वो P वैल्यू और लेंथ वैल्यू निकाली और इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया। यू कैन क्लियरली सी दैट आई एम गेटिंग 4500। सिमिलरली फिर मैंने एक और पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था और इसमें भी जब मैंने किया तो ये वैल्यू दोबारा रिपीट हो गई है। हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट रिलेटिवली ये वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है। इफ दिस इज कांस्टेंट, तो 2 वैल्यूज का जब मेरे पास आ गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि हमारे पास द रिलेशनशिप इज करेक्ट। गॉट इट? लेकिन एक चीज जरा सुन लो कि जब पेपर में आएगा ये ग्राफ पे वर्किंग तो आप शो करोगे ही करोगे, लेकिन आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, फॉर दीज वेरिएबल्स द आंसर इज दिस, फॉर दीज वेरिएबल्स द आंसर इज दिस। वो असम्पशन ये थी ना, ठीक है ना? ऑल्दो हमारे पास क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं है, तो हमें एक काम करेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सही है, ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज द असम्पशन वी आर यूजिंग। वी डोंट हैव द वॉल्यूम गिवन टू अस बाय द वे। क्लियर है? हो गया? अच्छा, ये पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, मैंने सारी डिटेल बता दी, बट ये जो स्टेप्स है ना, इनको आपको इसके नीचे लिखना जरूरी होगा, ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए। अब जरा सुन लो, मैंने इधर 2 वैल्यूज किए, लेकिन जब आप पेपर में इस तरह का सवाल करो, भले पेपर 5 हो या पेपर 4 हो, एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यूज यूज करोगे। गो फॉर 3, ठीक है?
तीन कोई भी वैल्यूज अपनी मर्जी से कर लो, बीच में कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा खैर ये तो हो गया। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है सी पार्ट। अब दिस इज वेयर द कैलकुलेशंस बिगिन। On the day that the investigation was carried out, the temperature in the lab was 20 degrees Celsius. Okay, ठीक है। Calculate the number of air molecules trapped in the tube. Cross-sectional area of the tube is given to us. लेकिन be careful, be very careful, be very vigilant. Cross-sectional area मीटर स्क्वायर में given है, right? मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज है मुझे निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, राइट। क्या मैं इसके अंदर ये लगा सकता हूं पी वी इज इक्वल टू एन के टी लगा सकते हैं इधर, लेकिन वॉल्यूम इज अ मेजर क्वेश्चन मार्क। एक बात जरा सुनो, अभी तक मैंने एक चीज निकाली हुई थी अपने पास, पी एल निकाली हुई थी ना मैंने, तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूं पी एल प्रेशर इनटू एल मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू एन के टी भी तो लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बेसिकली इट्स द सेम थिंग, सही है ना। ये वाली वैल्यू तो मैंने दो जगह पे निकाली हुई थी, तो दो जगह पे तो सेम आ रही थी, या मैं एवरेज निकाल लेता हूं दोनों का, लेकिन टेक्निकली तो एवरेज भी सेम आएगा। ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही थी अभी भी जरा रुक जाओ, 4500 किलो पैस्कल सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 into 10 raised to power -5, लेकिन ये तो मीटर्स में गिवन है, मीटर स्क्वायर में गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 1.38 into 10 raised to power k की वैल्यू कितनी होती है? 8.3 नहीं होती, वो तो उसकी r की होती है जी। 1.38 into 10 raised to power -23, यहां तक भी पहुंच गए, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो हमारे पास आएगा 20 + 273, सही है। अच्छा अब जरा रुक जाओ, अभी एकदम से कैलकुलेशन पे मत जाना, रुक जाओ, वी नीड टू कन्वर्ट दिस, ठीक है। पहली वाली चीज को हमें कन्वर्जन करना लाजमी है कन्वर्शन। जरा इधर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये हो जाएगा 4500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सही है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये करेंगे हम लोग, सही है, ताकि ये सेंटीमीटर्स से मीटर्स में चला जाए, और फिर मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 7.5 into 10 raised to power -5, एंड दिस इज इक्वल टू n into 1.38 into 10 raised to power -23 मल्टीप्लाइड बाय 20 + 273। निकाल लो ये वैल्यू n की। जरा सुनो, सो फाइनली वी गॉट दिस वैल्यू, इधर हमारे पास आ रही है n इज इक्वल टू विच इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8.3 into 10 raised to power 20, सही है। तो ये वाला क्वेश्चन यहां तक तो हो गया। अब जरा इधर देखो, लिसन, अब आया, जरा सुन लो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरा सवाल देखो, दिस इज समथिंग दैट यू विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर पेपर। लास्ट सवाल सबसे डिफिकल्ट होता है, तो इधर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। नंबर 1, स्टेट हाउ द ग्राफ वुड चेंज इफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। एयर की जगह पे हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे? मेरे प्यारे बच्चे, लिसन, हमने जितना भी सवाल किया था उसमें क्या अजम्पशन की थी? हमने आइडियल गैस अजम्पशन की थी। तो चाहे मैं एयर यूज करूं या मैं हाइड्रोजन यूज करूं, कोई फर्क नहीं आएगा, सही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो स्टेट का मतलब है नो चेंज। यहां पे पहला वाला जो जवाब होगा नो चेंज, बिकॉज आइडियल गैस इज अज्यूम्ड, राइट? सो नो चेंज, समझ गए? अच्छा इसमें देखो जरा क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द लैब वॉज मच हायर, द टेम्परेचर ऑफ द लैब वॉज, सो फाइनली हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो ये है, द टेम्परेचर ऑफ द लैब वॉज मच हायर। ओके, द लैब टेम्परेचर वॉज मच हायर। तो इसके अंदर जाकर हम लोगों को बताना है कि ग्राफ का शेप कैसे हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज़ है, लेट सपोज मैं थोड़ी देर के लिए प्रेशर को अपने माइंड में कॉन्स्टेंट कर देता हूँ। अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो मुझे पता है कि जो लेंथ ऑफ ट्रैप्ड एयर होगी वो इंक्रीज होगी।
यानी ये वाला जो मेरे पास पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये राइट पे चला जाएगा, सपोज कर लो इधर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो ओवरऑल जो मेरे पास ग्राफ होगा ये सारा का सारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यानी मेरे पास जो शेप आएगा सिमिलर शेप तो होगा लेकिन इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, और हो सकता है थोड़ा और हायर भी हो जाएगा, बिकॉज वी नो दिस फैक्ट कि फॉर द सेम लेंथ अगर लेंथ कांस्टेंट कर दी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर भी तो मेरे पास बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये वाला जो ग्राफ होगा इसका शेप कुछ इस तरीके से चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसमें हमें बोला नहीं है कि आप प्लॉट करो, लेकिन अगर प्लॉट करने को बोलता है तो दिस शुड बी द प्लॉट। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स डीप क्रिटिकल थिंकिंग। आप एक काम करो, पहले सेम प्रेशर पे बात करो, फिर सेम लेंथ पे बात करो, और दोनों में देखो क्या होता है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और अगर मैंने लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो मुझे पता है प्रेशर बढ़ेगा, तो दोनों चीजें ही बढ़ेंगी। तो दोनों चीजें अगर बढ़ रही हैं तो राइट साइड पे नहीं हो जाएगा और हायर भी हो जाएगा। समझ गए? Please tell me, do you understand this thing? Although this question never asked you to draw the graph, but the thing is, you need to understand कि ये चीज आपको बोल सकते हैं कि sketch a graph in the paper, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। ये समझ में आया? So this question was relatively not that easy, but still we did this question peacefully। हो गया ये वाला सवाल सॉल्व, right? अब इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन 6। ये मुझे बोलता है, जरा इधर देखो। द स्टूडेंट वांट्स टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, सो दिस इज अवर टारगेट, वी नीड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ही हीट्स अ ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ हीटर दैट इज इंसर्टेड इनटू द ब्लॉक एज शोन। ओके, वी कैन सी दैट दो तारें लगी हुई है, हीटर है, थर्मामीटर है, एल्यूमिनियम ब्लॉक लगा हुआ है, एंड सो ऑन। मुझे ये बोलता है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ही शुड यूज। क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट में होना चाहिए जी? एक तो पावर सप्लाई हो जाएगी, चलो पावर सप्लाई हो गई। एक मेरे पास स्विच हो जाएगा, और ये तो मेरे पास वो आ जाएगी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हीटर तो लगा हुआ है। एक तार तो मेरे पास इधर चली जाएगी, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और एक तार मेरे पास घूमते, इसके अंदर मुझे एमीटर भी तो लगाना पड़ेगा। जाहिर बात है मुझे पावर इनपुट भी तो देखना पड़ेगा, तो पावर के लिए तो मुझे P = IV यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज तो एमीटर मेरे पास सीरीज में इसके साथ आ जाएगा हीटर के साथ, लेकिन एक चीज है वोल्टेज भी चाहिए होगी मुझे। तो वोल्टेज के लिए मुझे पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा? इधर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायग्राम दैट यू विल हैव टू यूज। सही है? जाहिर सी बात है कि यार अगर मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो मुझे पता है कि हमारे पास हो जाएगा VI शुड बी इक्वल टू MC डेल्टा T होगा इधर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? मुझे पता है कि भाई एक्चुअली एक और भी चीज मैंने मिस कर दी थी, मल्टीप्लाई बाय T भी होगा इधर, टाइम भी होगा इधर। समझ गए? क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुनो, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। ये मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये आप लोग करोगे। ये वाला क्वेश्चन करने से यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर पेपर 5 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में डिजाइन आता है, बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी होती है। 6 मार्क का सवाल है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूं एक दफा रीड कर लो और इसका आंसर आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है? मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन हम लोग विल डिस्कस दिस आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, बट फॉर द टाइम बिंग विल डिस्कस इट अभी, लेकिन बाद में हम लोग जो है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। एनीवेज गाइस, टेक केयर।